नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से आपको खबर बता देते हैं, बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। सुबह 10 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और सुबह 10 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है। आज विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है और 75% आरक्षण का जो मुद्दा है वो आज विपक्ष यहां पर उठा सकता है। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष घेराव कर सकता है सरकार का, और वहीं नौकरी में 75% आरक्षण के मुद्दे पर भी आज चर्चा की जा सकती है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के दूसरे दिन 4 मार्च को सुबह 10 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है। वहीं आपको बताते चले विपक्ष किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही विधानसभा में आपको बताते चले बजट सत्र के दौरान 75% आरक्षण जो दिया गया था प्राइवेट नौकरियों में, उस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। तो आज के जो खास मुद्दे हैं वो यहाँ पर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं विपक्ष जो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण दिया गया था उस पर भी चर्चा की जा सकती है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया इस बार। कई बार बैठकें भी हुई विपक्ष की, कांग्रेस के विधायकों की, और उसके बाद चर्चा की गई कि आखिरकार कैसे सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों को उठाना है। और विपक्ष का साफ तौर पर यह भी कहना था कि हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, हम किन किन मुद्दों को उठाएं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। यमुनानगर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सड़कों के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया है। नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। उद्योगपतियों के साथ भी डिप्टी सीएम ने बैठक की। तो आपको बताते चले प्रोजेक्ट्स का उन्होंने शिलान्यास किया और उद्योगपतियों के साथ भी डिप्टी सीएम ने बैठक करी है। समस्याओं से रूबरू हुए कि आखिरकार उद्योगपतियों को कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यमुनानगर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने सड़कों के नवीनीकरण को लेकर के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। तो वहीं आपको बताते चले उद्योगपतियों के साथ भी उन्होंने चर्चा करी है और उद्योगपतियों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई कि किन किन प्रकार की समस्याएं उन्हें आती हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। नियम अनुसार समस्या का समाधान करने की बात भी डिप्टी सीएम ने यहाँ पर कही है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले डिप्टी सीएम ने नवीनीकरण को लेकर के 4 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। इसी के साथ उन्होंने उद्योगपतियों से भी चर्चा करी और उन्होंने उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास किया और यह भी उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा करेगा प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ साझा मोर्चा प्रदर्शन करने वाला है। तो सभी डिपो पर 2 घंटे तक प्रोटेस्ट किया जाएगा और निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बताते चले 13 मार्च को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। करनाल में सीएम कैंप कार्यालय में ज्ञापन भी दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। निजीकरण के खिलाफ लंबित मांगों को लेकर के हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 4 मार्च को सभी डिपो में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले 13 मार्च को करनाल में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। जो लंबित मांगे हैं उनको लेकर के ज्ञापन भी दिया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 28 व 29 मार्च को रोडवेज कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेकर सभी बसों का पूर्ण चक्का जाम कर देंगे। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की, जहां पर रोडवेज जो डिपो है उनकी आज 2 घंटे की हड़ताल रहेगी और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी चेतावनी दे दी गई। जो लंबित मांगे हैं उनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरी तरीके से बसों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की, जो इनसे खबर आपको बता देते हैं। किसानों की
खटकर टोल कमेटी ने मीटिंग करी है। मुआवजे की मांग को लेकर के ये मीटिंग करी गई है। वहीं आपको बताते चले मीटिंग के बाद किसानों ने चेतावनी भी दे दी है कि 8 मार्च तक मुआवजा देने की मांग की गई है और अगर मुआवजा नहीं मिलता है 8 मार्च को तो 9 मार्च को जो टोल प्लाजा है उसे फ्री कर दिया जाएगा। जींद जिले में एक बार फिर से किसानों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होने की ठान ली है। आपको बताते चले एक बार फिर से किसानों ने बैठक करी है। दरअसल किसानों ने खटखट टोल कमेटी ने मुआवजे के मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि अगर 8 मार्च तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो 9 मार्च से टोल को बंद कर दिया जाएगा। तो अब किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है और 8 मार्च तक का समय दिया गया है। प्रशासन को और सरकार को यहां चेतावनी दी गई है। किसान नेता सतबीर पहलवान ने बताया कि एक दिन पहले मुआवजे को लेकर के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। बावजूद इसके अगर मुआवजा नहीं मिला तो फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए, एक बार फिर से किसानों ने यहाँ पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 8 मार्च तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तो एक बार फिर से उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। बहादुरगढ़ से खबर आपको बताते हैं। 7वां आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन शुरू हो चुका है। आज से शुरू होगा आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। देश भर के हस्तशिल्प कलाकार एग्जीबिशन में शामिल होने वाले हैं। 40 से ज्यादा कलाकार अपनी कला को यहां पर दिखाएंगे। 11 राष्ट्रपति अवार्ड विजेता और 7 स्टेट अवार्ड विजेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहादुरगढ़, हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बार फिर से देश भर के हस्तशिल्प कलाकार जुटने वाले हैं। एक अच्छी पहल यहाँ पर देखने को मिलेगी और 4 मार्च से 7वां आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। जो जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर 11 राष्ट्रपति अवार्ड विजेता और 7 स्टेट अवार्ड विजेता इसमें शामिल होने वाले हैं। 40 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की कलाकृतियां, कपड़ा मॉडलिंग, ज्वेलरी, खादी, ऑयल पेंटिंग, पेपर आर्ट जैसी कलाकृतियां यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे थे 5वीं ब्रेकिंग, जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन है वो शुरू होने वाला है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग। हिसार से खबर आपको बताते थे, पेट्रोल भरे टैंकर में रिसाव हो जाता है। टैंकर का टायर फटने से ये रिसाव हुआ और मौके पर लोगों की भीड़ जुट जाती है। अपने अपने बर्तन लेकर के लोग वहां पहुंचने लग जाते हैं। कई लोगों ने बाइक की टंकी को ही फुल कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है और लोगों को वहां से खदेड़ा जाता है। तो पानी की तरह पेट्रोल बह रहा था और लोगों की भीड़ यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए जुट जाती है। पुलिस ने बहे पेट्रोल पर मिट्टी डलवा दी है ताकि लोग वहां पर ना जुटे। तो जैसे ही टैंकर में रिसाव होता है, लोगों की भीड़ देखने को मिलती है और जिसे जो मिलता है अपने बर्तनों में वो पेट्रोल भरने लग जाते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है और लोगों को खदेड़ा जाता है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। सोनीपत से खबर आपको बता देते हैं, पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग में तैनात था एसआई। आपको बताते चले, आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। आरोपी एसआई से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताते चले, हरियाणा में पेपर लीक मामले में आए दिन नई गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं। आए दिन नए नए जो मामले हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं। सोनीपत एसटीएफ ने एक और आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, आरोपी खाद्य आपूर्ति विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और पेपर लीक मामले में गैंग लीडर का हिस्सेदार भी वो रहा था। आरोपी अमित कुमार कोचिंग सेंटर से छात्रों के नंबर लेकर के संपर्क करता था और नौकरी लगवाने के साथ ही पेपर क्लियर करवाने को लेकर के साठगांठ यहाँ पर की जाती थी। सोनीपत एसटीएफ को एक और सफलता हाथ लगी और यहाँ पर आपको बताते चले, अभी तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विभाग द्वारा 19 आरोपियों के चालान भी अदालत में पेश किए जा चुके हैं। सभी आरोपियों की चार्जशीट 3500 पेजों से अधिक की है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे थे 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आप देखिए, पेपर लीक मामले में लगातार नए नए मोड़ सामने आते चले जा रहे हैं। इसी बीच एक और गिरफ्तारी यहां पर हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। 30 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। 29 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलने वाली है। 12:30 बजे से 3 बजे तक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से 26 अप्रैल तक चलने वाली है और 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 29 अप्रैल तक चलने वाली है। तो हरियाणा विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि की तो घोषित कर दिया। आपको बताते चले, डेट शीट की जारी कर दी गई है। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं कुल 6,68,000 परीक्षार्थी देने वाले हैं। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 30 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो आपको बताते चले, 10वीं की परीक्षा में
3,78,000 एवं 12वीं की परीक्षाओं में 2,90,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो आपको बताते चले 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट है वो अब सामने आ चुकी है और लगातार यहाँ पर बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार परीक्षाएं कब से शुरू होंगी। तो अब डेट शीट आ चुकी है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से ये जारी कर दी गई है। और आपको बताते चले अब 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो उसकी जो डेट शीट आ चुकी है, पूरे तरह से ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं, क्योंकि कोरोना काल ऐसे में चल रहा था और अभी तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, ऐसे वैसे जो ढिलाई देते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरी तरीके से ऑफलाइन परीक्षाएं करवाई जाएंगी, जिसकी डेट शीट घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने के बाद और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। अब की बार कोविड का कोई भी प्रभाव नजर आता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आंकड़ों में आप देखिए लगातार कमी आती चली जा रही है। ऐसे में अब यहां पर राहत वाली खबर ये बच्चों के लिए सामने आई कि पूरी तरीके से जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो ऑफलाइन की जाएंगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। अब यहां पर कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जहां कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। आपको बताते चले धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, सभी चिंता में जी रहे थे, लेकिन यहां पर आप लोग के लिए राहत भरी खबर है कि आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। होम आइसोलेशन में 1,309 लोग हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई। जहां आप देखिए 24 घंटे में कई मरीजों की मौत होती थी, लेकिन अब मरने वालों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आप सभी के लिए ये राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 9वीं ब्रेकिंग राहत देने वाली है, जो आप सभी के लिए, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं और जो रफ्तार कोरोना की यहां पर थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। प्रदेश में होम आइसोलेशन में 1,309 संक्रमित हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। आइए बात कर लेते हैं हरियाणा बजट 2022 की, और बजट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बजट से जुड़ी हुई, और बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ ही कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र का आज तीसरा दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष घेराव कर सकता है। तो आपको बताते चले लगातार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ यहां पर जुटा हुआ है। लगातार विपक्ष की तरफ से नए नए मुद्दों को उठाया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी। लगातार विपक्ष यहां पर मुद्दों को उठाता चला जा रहा है, सरकार से जवाब लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल सृष्टि, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन का आगाज होगा और यह आगाज जो है प्रश्नकाल से शुरू होगा। प्रश्नकाल के बाद जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा की जाएगी। उसके बाद एक रोड मैप जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके का जो बजट रहता है उसको लेकर कुछ एक अनुमान जो है वो वहां पे लगाए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें बीते 2 दिनों की, तो बीते 2 दिनों में कल की अगर हम बात करें, खासतौर पर विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की अगर हम बात करें, तो काफी जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा, पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जो है तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। जिस तरीके से अगर हम बात करें, कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल द्वारा जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया बेसहारा पशुओं को लेकर, उसके बाद से जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। वहां पे एक तरफ अगर हम बात करें सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने कहा कि 70 वर्ष पहले कांग्रेस को जो है वो बेसहारा पशुओं की, खासतौर पर उन्होंने इशारा करते हुए गौवंश की बात करते हुए कहा कि 70 सालों तक उन्हें इस बात की याद नहीं, और आज अगर ये इस बात को लेकर चिंतित है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल ने कहा कि ये जो मामला है ये बेसहारा पशुओं का है, ना कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ गौवंश से जुड़ा हुआ है। उनका ये कहना था कि प्रदेश के अंदर जो हालात
जो जिस तरीके से गंभीर स्थिति बनती जा रही है, जगह जगह पे एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो गोवंश के एक्सीडेंट्स हो या फिर अगर हम बात करें बंदरों की बात करें, कुत्तों की बात करें, तो उनकी संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और अक्सर जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। और हालांकि उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो है सरकार को एक पुख्ता रोड मैप जो है वो तैयार करना चाहिए। प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर, डॉक्टर्स की कमी है, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, इन तमाम जरूरतों को जो है पूरा किया जाए ताकि समय रहते जो है इनसे बचाव किया जा सके और लोगों की जो अकारण मृत्यु जो हो रही है दुर्घटनाओं की वजह से, उस पर अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रवि हम बात करते हैं दूसरे दिन की, तो आप देखिए लगातार मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी लगातार जवाब पेश किए जा रहे थे। लेकिन अगर आज हम बात कर लेते हैं आज की तीसरे दिन की बात की जाए, तो आज 75% आरक्षण का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमा सकता है। इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है रवि? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से 75% आरक्षण का जो मामला था युवाओं को, उसको लेकर पहले ही विपक्ष ने जो है वो हमलावर होना शुरू कर दिया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार द्वारा जो 15 साल का डोमिसाइल है उसको चेंज करके जो 5 साल का डोमिसाइल किया गया है, उससे हरियाणा के युवाओं को कोई भी फायदा जो है वो पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज जो माइग्रेंट लोग जो यहाँ पे हरियाणा में बसे हुए हैं, उनको 5 साल के बाद अगर उन्हें नागरिकता मिलती है तो वो तमाम तरह के फायदे जो हरियाणा के युवाओं को और हरियाणा के नागरिकों को मिलने चाहिए, वो तमाम तरह के फायदे जो है वो नहीं मिल पाएंगे उनके। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि इस मामले को जो है बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर चर्चा जरूर होगी, लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर कॉलिंग अटेंशन की, तो कॉलिंग अटेंशन में जो है कल इस मामले को जो है जिस तरीके से विधायकों द्वारा लगाया गया था, तो इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। आज देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसके ऊपर जो है वो चर्चा होती है या नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों की, तो खास तौर पर जिस तरीके से कल निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा ये मामला उठाया गया था प्रश्नकाल के दौरान कि अभी तक जो है किसानों को जिनकी फसल खराब हुई है, गिरदावरी हुई है, कितने किसानों को मुआवजा मिल चुका है, कितने किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही जो गिरदावरी हुई है, गिरदावरी के ऊपर भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि प्रदेश के अंदर जो है लगभग 9 लाख के करीब ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें जो है वो खराब हुई है और उसके अंतराल जो है अभी तक जो है 24,000 के करीब ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा दिया जा चुका है और बाकी 8 लाख के करीब किसान अभी तक भी ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके ऊपर भी लगातार जो है तीखी बहसबाजी हुई। और उसके बाद जब गिरदावरी की बात आई तो गिरदावरी को लेकर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। उसके बाद जब सदन की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो 1 मार्च से एक स्पेशल गिरदावरी जो है वो करवाई जाएगी। जी लेते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे बजट सत्र की। जिस तरीके से आप देखिए 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हुई, ऐसे में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दूसरे दिन बिजली मंत्री रणदीप चौटाला का क्या कुछ कहना था बजट सत्र को लेकर के, हमारे सहयोगी अमित शर्मा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 2 दिन पूरे हो चुके हैं और दूसरे दिन की कार्यवाही किस तरीके से हंगामेदार रही ये हम सबने देखा। और जिस तरीके से हंगामा लगातार बरप रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखी नोकझोंक एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है। इन तमाम बातों को लेकर और आने वाले दिन इस बजट सत्र के लिहाज से कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। देखिए, जब सेशन होता है तो ये तो बड़ा एक रेगुलर फीचर है जो होता है। बाकी विधानसभा में तो बहुत आगे चला जाता है, कुर्सियां फेंक देते हैं, स्पीकर के जाके माइक तोड़ लेते हैं। हमारे तो इतना कुछ होता है। सवाल मेरा सुना नहीं सर आपने, मैंने सवाल अभी किया नहीं। सवाल मेरा आपसे ये है सर कि वो बात सही है आपकी, लेकिन जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, तैयारी क्या है सरकार की, कैसे निपटेंगे आप? देखिए, पहले वाले लोग जो है ना, जो आज इल्जाम लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी अंदर सुप्रीम कोर्ट के उनके रेड हो गए, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो रहा है। हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं। सरकार के खिलाफ एक आदत बनी होती है अपोजिशन के, उस पर इल्जाम लगाने का, अटैक करने का, पब्लिक में वाहवाही करने। कोई रचनात्मक क्रिटिसिज्म हो तो बिल्कुल उसके लिए जवाब। हमारे चीफ मिनिस्टर तो बहुत शांत स्वभाव से सबका जवाब दे रहे थे, ऐसा कुछ इश्यू था ही नहीं। अब किसी बात को लेके हंगामा ही करे जाए तो उसका कोई इलाज थोड़ा ही है। मैं नहीं मानता कि कोई इस तरीके की बात थी। सरकार ने कोई कहीं डिफेंस पे आई हो, सरकार तो पूरा ऑफेंसिव थी, पूरे तरीके से जवाब दे रही थी। जो कुछ पूछ रहा था उसका माध्यम कर रही थी। गवर्नर एड्रेस था, बड़ा नपतुला एड्रेस था
और उसमें कोई ऐसी चीज थी, हर आदमी को अपना सुझाव देने का अधिकार था। क्वेश्चन और में शोर होता रहता है सर। लेकिन किसानों का मसला, किसानों के मुआवजे का मसला, बुजुर्ग पेंशन में देरी, उसमें कटौती, वो एक मसला है। नियम 134 के तहत जो दाखिले नहीं मिल रहे हैं वो एक मसला है। अब बहुत सारे ऐसे मसले हैं, एसटीओ में गड़बड़ झाले की बात की जा रही है, घोटाले की बात की जा रही है सर, एक वो मसला है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए मैं बात आपकी मानता हूं कि विपक्ष कई मौकों पर सरकार को सिर्फ घेरने का काम करता है, लेकिन हाँ, जो असल मुद्दे हैं अगर वो उठाए जा रहे हैं तो उसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा ना सर। उन्होंने जो कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला, उस पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने जो 31 फरवरी तक का, 28 फरवरी तक का था वो तो आ गया, इसके बाद जो आएगा उसका हम बाद में करेंगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसका मुआवजा हमारे डिप्टी कमिश्नर ने लिख के भेजा हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिख के भेजा, वो नहीं दिया जाए, सबका दिया जाएगा। ये उन्होंने रिप्लाई कर दिया। उसके बाद सारा मामला जी शांत हो गया था। बाकी अब अपोजिशन कुछ हमारे, मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे माननीय सदस्य हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, मतलब वो आदत है उनको। 5-6 लोग तो आप कभी भी देख लें, मेरे ख्याल में आपके चंदेल साहब वाकिफ हैं, वो तो रोज विधानसभा में उन्होंने खड़ा होना ही होना, तो कैमरे में आना है, उसका कोई इलाज हम पे। देखिए सर, आवारा पशुओं का मसला भी एक बहुत गंभीर मसला है, ये बात आप मानिए, क्योंकि यूपी में आप देख रहे हैं सर किस तरीके से वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव का ये बन चुका है कि आवारा पशु, आप जिस भी गांव में वहां पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो सबका यही सवाल होता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आवारा पशुओं पर जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे खेतों का किस तरीके से उन्होंने नुकसान किया, हमारी फसल को किस तरीके से बर्बाद किया है, तो ये मसला आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं पुख्ता तरीके से जिस तरीके से विपक्ष उठा रहा है कि इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए? आवारा पशु की बात ठीक है, उस पर उन्होंने जवाब दिया। हालांकि इस मामले में ट्रेजरी बेंचेस भी सहमत है, हमारे स्पीकर साहब भी सहमत है कि इनका हमें कोई इंतजाम करना चाहिए। इनको जो पशु गाय घर में हो उसको शुरू से ये हो कि वो मरने तक भी जिस घर में गाय हो पशु की जिम्मेदारी रखे। ऐसे कुछ सुझाव आए, ये तो एक डिस्कशन थी, इसमें सब तरफ से सुझाव आए थे। सरकार ने बड़े खुले दिल से कहा कि हम इस पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गौशालाएं बनी है, गौशाला में पैसे दे रहे। मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में, मैं मुख्यमंत्री जी की तो नहीं कहता, बाकी जितने लोग हैं सब में डिस्क्रिशनरी फंड से सबसे मैक्सिमम रुपया मैंने गौशाला में दिया है। हर आदमी इसका ही मानता है, गौओं के लिए किसी का वो नहीं है, पर यह है कि एक तो दिल्ली के नज़दीक है, दूसरा स्टेट छोटी है। अब राजस्थान के लोग भी, अब जैसे वहाँ पशुओं में चारे का मामला रहता है तो लोग पशु चराने आ जाते हैं, तो हरियाणा में इस करके पशुओं का ये रहता है। हमने गौशाला में बनाई है, पर लोगों को फिर भी दिक्कत है, जंगली गाय है और है इनकी है, पर इस पे सुझाव आए हैं, सरकार इस पे बहुत सीरियसली सोच रही है, इस पे कुछ करे। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार इसको लेकर सीरियस है, अच्छी बात है। एक और बात, क्योंकि 8 मार्च को बजट पेश किया जाना है सर, उससे क्या उम्मीदें करें? और खासतौर पर क्योंकि आप बिजली मंत्री हैं, तो बिजली विभाग को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप 24 घंटे बिजली देने का दावा तो करते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जहां पर कुछ समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। तो किस तरीके से आप बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान करने वाले हैं और तब सबको इसका लाभ मिले उसके लिए? इन लोगों को तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बिजली विभाग में हमारा पूरे देश में जो ये कंपनीज हैं डिस्कॉम की, वो 41 है, जिसमें हम 15वें 16वें पायदान पे थे। आज के दिन हम 4थे और 5वें पायदान पे हैं। इस वक्त पूरे देश में सब जगह बिजली की दिक्कत थी। पंजाब में तो कट लग गया था, 2-2 दिन बिजली इंडस्ट्रीज का कट कर दिया था पिछले मई-जून में, और ऑफिस में भी 4-4 घंटे बिजली बंद कर दी गई थी। हमारे 24 घंटे बिजली था। जब थर्मल्स का मामला आया था, कोल का मामला आया था, बरसात ज़्यादा हो गई थी, खदानों में पानी पड़ गया था। हरियाणा एक ऐसी स्टेट थी जहाँ बिजली के मामले में कभी दिक्कत नहीं, हम पे कोल अपना सफिशिएंट था, उसके बाद हमारे रह आ गए थे। हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट थी जहाँ ये दिक्कत नहीं आई थी। नंबर 2, हमारे थर्मल्स पहले ऐसे थे, जब कोविड आया तो उस वक्त हरियाणा के थर्मल ऐसे थे जिनमें ऑक्सीजन हमने बनाया और लोगों को दिया, वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और इस वक्त पूरे देश में अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी ने भी चीफ मिनिस्टर की वीसी में कहा था कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को, और मैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बधाई देती हूँ कि वहाँ पावर का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मैं सेंटर से टीम भेजूंगी, चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ कि हरियाणा को फॉलोअप करना चाहिए, हरियाणा मॉडल। उम्मीद करें ये बजट आमजन के हित में होगा, सभी का इसमें ध्यान रखा जाएगा। आखिरी सवाल, और मैं इसमें फिर आपसे बता रहा हूँ, पहले वाले में कंटिन्यू करके, कि हमारा लाइन लॉस जब पहले जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब हम कोई 37,000 करोड़ रुपए घाटे में थे। आज हमारा इस साल हमारा 2,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट में आ रहे हैं। हमारा लाइन लॉस तब 31% था, अब हमारा लाइन लॉस 14% पे आएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। 1% लाइन लॉस का मौका है। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात आप सही कह रहे हैं। ये मैंने जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आपका विभाग बहुत अच्छा काम इसमें कर रहा है।
लेकिन जो मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा था सर, वो बजट को लेकर ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उम्मीद करें कि सबका ध्यान इसमें रखा जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 7 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सब चीज़ को मॉनिटरिंग वही करते हैं, चाहे कोई विभाग किसी पे हो। अब 2 साल से वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी वो है, फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बड़ा हो गया। और पहली बार ये हुआ है कि वाइडली डिस्कशन हुई है सब मिनिस्टर से, बुला के मेरे मंत्रालय से मेरे से पूछा गया, जिसपे एग्रीकल्चर है उससे वो पूछा गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन से उससे पूछा गया, हर एक से लिया गया कि बताइए तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या सुधार हो सकता, क्या कर सकते हैं और उस पर आपकी क्या सजेशन। एक एक आदमी से, मतलब गांव के आदमी से कोई मिला, उससे भी उन्होंने इनपुट लेने की कोशिश करी है। और मेरे ख्याल में सबसे बैलेंस, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट अभी पीछे आया भी है कि हरियाणा में जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट स्टेट है, हरियाणा नंबर 1 है। ये अभी पीछे सर्वे में भी आया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है वो आम जनता के हित में होगा, सभी का इसमें ध्यान रखा जाएगा। अपने विभाग के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके बिजली मंत्री बनने के बाद रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है बिजली विभाग का, और लगातार लाइन लॉस को कम करने का हमने काम किया है और आगे भी ये बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अमित शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा बजट 2022 में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बजट की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हर खबर। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपना उत्तर प्रदेश।